यदि आपके अंदर का आदमी आप पर विश्वास करता है तो बाहर का आदमी विश्वास करे या ना करे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोग अपने मन के विश्वास को बनाए रखें। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, बिपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्वेल्थ क्लास के चैप्टर नंबर 6 की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो कि ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के हम पूरे कॉन्सेप्ट को इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। आज की बात करते हैं कि आज के अपने की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम, हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम पढ़ेंगे। स्वप्रेरण क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर क्या है, आपका भंवर धाराएं क्या होती हैं, लेंज का नियम क्या होता है, और ये सब कुछ हम लोग एक ट्रिक के थ्रू सीखेंगे। हम आपको इस चैप्टर की ट्रिक ही बता देंगे, आप पाएंगे कि ये चैप्टर आपसे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करते रहें। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ क्लास के इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को। और ये अपना फर्स्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि हम इन सभी टॉपिकों को स्टेप बाय स्टेप भी कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉजिक को। देखिए इस लॉजिक को, धारा के मान में परिवर्तन, धारा के मान में परिवर्तन। आपको ध्यान में रखना है कि जब किसी कुंडली या परिपथ, मान लीजिए कोई कुंडली है या आपका परिपथ रहेगा, कुंडली या परिपथ में बहने वाली धारा के मान में यदि परिवर्तन आप करते हैं तो ध्यान रखना है उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। दैट मीन्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जैसे ही धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो उससे बद्ध, उससे का मतलब कुंडली, कुंडली से बद्ध, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अब देखिए ध्यान में रखना है, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करने का मीन्स आप चाहे घटाते हो या बढ़ाते हो। यदि आप घटाते हैं तब भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, बढ़ाते हैं तब भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। आइए बढ़ते हैं, जिससे होगा क्या, इसका जो अगला टर्म होगा, कुंडली से बद्ध यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो निश्चित है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, ध्यान रखना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है, यदि आपकी कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी बहने लगेगी। ध्यान रखना है कि यदि आपकी कुंडली बंद रहेगी तो प्रेरित धारा भी उसमें बहने लगेगी। तो देखिए यही हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसमें इसके माध्यम से आप लोग देखेंगे कि पूरे चैप्टर के होल कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं ये लॉजिकल ट्रिक। ध्यान रखना, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं कि जैसे ही आप किसी कुंडली या परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। धारा के मान में परिवर्तन, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, और जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, यदि आपकी कुंडली या परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर में, जो आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, फैराडे का नियम, फैराडे का नियम।
अब देखिए फैराडे के दो नियम हैं। पहले बात करते हैं प्रथम नियम। फैराडे के प्रथम नियम की बात करेंगे। देखिए प्रथम नियम कैसे हम लोग क्लियर करते हैं, आपको ध्यान में रखना है। फैराडे के प्रथम नियम में यहां से स्टार्ट करना है। जब किसी परिपथ से बद्ध कुंडली के स्थान पर आपको परिपथ का यूज करना है, ध्यान रखें, बल्कि यहाँ से कुंडली या परिपथ आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो फैराडे के नियम में आपको परिपथ वर्ड का यूज करना है। तो ध्यान रखना है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ध्यान रखें, जब किसी परिपथ से बद्ध, यहाँ पर कुंडली नहीं, अभी आपको परिपथ यूज करना है। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल तभी तक रहता है, मतलब ये तभी तक आपका उत्पन्न होगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को जारी रखा जाता है। फिर से एक बार सुनिए, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल तभी तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को जारी रखा जाता है। कहने का मतलब है कि यदि ये प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक उत्पन्न होगा जब तक आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते रहें, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के कारण ही तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो प्रथम नियम क्या है कि जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल तभी तक रहता है, कुल मिला के तभी तक उत्पन्न होगा जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को जारी रखा जाता है। क्लियर हो गया? आइए बढ़ते हैं द्वितीय नियम की तरफ। द्वितीय नियम। अब देखिए द्वितीय नियम क्या है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। फैराडे का जो द्वितीय नियम है कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर समय के साथ जितना भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर का मतलब है चुंबकीय फ्लक्स के मान में समय के साथ जो भी परिवर्तन होगा वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती कैसे होगा? समय के साथ यदि चुंबकीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन बढ़ता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाएगा, और घटता है तो घट जाएगा, क्योंकि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यही है आपका फैराडे का द्वितीय नियम। फिर से एक बार सुन लेते हैं कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फैराडे का प्रथम नियम भी क्लियर हो गया होगा, आपका द्वितीय नियम भी क्लियर हो गया होगा। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। प्रथम नियम क्या है? जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व केवल तभी तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को जारी रखा जाता है। द्वितीय नियम क्या है? कुंडली से बद्ध या परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? अब हम लोग बढ़ते हैं फैराडे के नियम के बाद स्वप्रेरण की ओर, जो सेकंड नंबर में टॉपिक। अब देखिए स्वप्रेरण में आपको क्या करना है, यहां से बताना चालू करें। और ध्यान में रखना है स्वप्रेरण में आपको परिपथ वर्ड का यूज नहीं करना है, कुंडली का यूज करें। तो देखिए जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, सपोज करिए कुंडली के में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो क्या होगा, उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और
इस वाले को आपको कट कर देना है, तो उस कुंडली में फिर क्या बहने लगेगी, क्योंकि कुंडली बंद रहेगी तो प्रेरित धारा बहने लगेगी। मतलब यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे और इसके बाद इधर चले जाएंगे तो आपकी स्वप्रेरण की डिफिनेशन बन जाएगी। देखिए कैसे, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। फिर से एक बार बता देते हैं कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण उस कुंडली में प्रेरित धारा, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल नहीं बताना, प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। अब आते हैं अन्योन्य प्रेरण की ओर। अन्योन्य प्रेरण, अब देखिए अन्योन्य प्रेरण की बात करते हैं। अन्योन्य प्रेरण में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, दो कुंडलियों का रोल है। कितनी कुंडलियों का रोल रहेगा, दो कुंडलियां होती हैं इसमें। एक रहेगी आपकी प्राथमिक, एक आपकी कुंडली रहेगी प्राथमिक और दूसरी कुंडली का नाम देंगे द्वितीयक। दूसरी कुंडली का नाम देंगे द्वितीयक। अब देखिए इसमें जो धारा के मान में परिवर्तन होगा वो प्राथमिक कुंडली में होगा, बाकी जो चीजें हैं कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन वो द्वितीयक में होगा। प्रेरित धारा भी आपकी द्वितीयक में उत्पन्न होगी, तो इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। आइए देखते हैं, जब प्राथमिक कुंडली से बद्ध या जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखिए, ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक कुंडली आपकी यहाँ है दूसरी कुंडली विदेश में। कुंडली जो होनी चाहिए वो पास पास होनी चाहिए, तभी अन्योन्य प्रेरण की घटना पॉसिबल है। तो देखिए जब प्राथमिक कुंडली से में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। एक बार और देख लेते हैं, जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा या द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जब प्राथमिक कुंडली से में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब देखिए हम बात करें यदि इनके डिफरेंस की, अंतर क्या है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट नंबर में आप लोग इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं, परिभाषा। परिभाषा आपको बताई जा चुकी है और इधर भी आप लोग फर्स्ट नंबर में इसकी डिफिनीशन लिखेंगे, परिभाषा। परिभाषा का मतलब स्वप्रेरण क्या है कि जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। और जब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास रखी द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण द्वितीयक कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब पहले नंबर में आपको डिफिनीशन लिख देनी है। अब दूसरा जो है, इसमें एक कुंडली होती है, कितनी कुंडली होती है, अभी अभी आपको बता चुके हैं कि स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडलियां होती हैं। स्वप्रेरण में एक कुंडली होगी, अन्योन्य प्रेरण में कितनी कुंडलियां होती हैं, दो कुंडलियां होती हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरे।
अब देखिए स्वप्रेरण में प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है। मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती और इधर आपका नहीं करती। देखिए स्वप्रेरण में जो प्रेरित धारा है मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है। कैसे, बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। सपोज करिए, मान लेते हैं कि ये आपकी एक कुंडली है। अब कोई भी कुंडली है तो इसमें मुख्य धारा आपकी पहले से बह रही होती है। ये आपकी मुख्य धारा पहले से बह रही है और इसी कुंडली में मुख्य धारा को आप I से डिनोट कर रहे हैं। इसी कुंडली में मान लीजिए प्रेरित धारा भी बह रही है। तो आप देखिए, क्योंकि इसी कुंडली में मुख्य धारा और इसी कुंडली में प्रेरित धारा भी है, तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है। जबकि अन्योन्य प्रेरण में मुख्य धारा जो है वो किसी अलग कुंडली में बहेगी, प्राथमिक में बहती है और कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा जो है वो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में होती है। तो ये इसे डायरेक्ट प्रभावित नहीं करती है। कुल मिला के कहा जाए कि स्वप्रेरण में जो प्रेरित धारा है मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में जो प्रेरित धारा है मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित नहीं करती है। और इसका मुख्य कारण है क्योंकि अन्योन्य प्रेरण में कितनी कुंडलियां होती हैं? 2 कुंडलियां होती हैं। और 4th नंबर की बात करते हैं। स्वप्रेरण की घटना में कभी-कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है। स्वप्रेरण की घटना में कभी-कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है। स्वप्रेरण की घटना में कभी-कभी बल्ब क्या होगा? फ्यूज होगा। फ्यूज होने का भी कारण यही है क्योंकि होता क्या है कि मुख्य धारा और प्रेरित धारा दोनों एक ही कुंडलियों में बह रही हैं। क्योंकि एक ही कुंडलियों में बह रही हैं तो लड़ जाएंगी और लड़ने के बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, या ये कहा जाए कि स्वप्रेरण की घटना में कभी-कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है। जबकि अन्योन्य प्रेरण की घटना में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? बहुत सिंपल है, क्योंकि प्रेरित धारा का अलग डिपार्टमेंट और मुख्य धारा का अलग डिपार्टमेंट। कहने का मतलब प्रेरित धारा जो है वो द्वितीय कुंडली में बह रही है और मुख्य धारा प्राथमिक में बह रही है, तो दोनों धाराओं के लड़ने का कोई चांस नहीं है, इसलिए इसमें बल्ब फ्यूज नहीं होता है। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। पहले नंबर में हम लोग स्वप्रेरण की डिफिनेशन लिखेंगे। सेकंड नंबर में स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरण में 2 कुंडलियां होती हैं। स्वप्रेरण में आप नाम भी लिख सकते हैं, इसमें प्राथमिक और द्वितीय। स्वप्रेरण में जो प्रेरित धारा है मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में जो प्रेरित धारा है मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित नहीं करती है। स्वप्रेरण की घटना में कभी-कभी बल्ब फ्यूज हो जाता है, जबकि अन्योन्य प्रेरण की घटना में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने आगे वाले टॉपिक की ओर। अब देखिए, बात करते हैं भंवर धाराओं के विषय में। भंवर धाराएं, देखिए भंवर धाराओं की बात करेंगे, इनको ध्यान में रखना है। भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं क्योंकि इनका आविष्कार फोको नामक वैज्ञानिक ने किया था।
भंवर धाराओं को फोको धाराएं भी कहते हैं। अब देखिए भंवर धाराएं हैं क्या। भंवर धाराओं के केस में आपको चालक वर्ड का यूज करना है। यहाँ जैसे आप कुंडली या परिपथ लिए हैं, तो भंवर धाराओं के केस में आपको किस वर्ड का यूज करना है, चालक वर्ड का यूज करना है। भंवर धाराएं किसी चालक से बद्ध, यहाँ से ध्यान रखना है, यहाँ पर चालक रख देते हैं, चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर उस चालक में बंद घेरे के रूप में उत्पन्न हुई प्रेरित धाराएं। एक बार चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। भंवर धाराएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भंवर धाराएं क्या है, किसी चालक से बद्ध, भंवर धाराएं किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर, चुंबकीय फ्लक्स के मान में, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर उस चालक में बंद घेरे के रूप में उत्पन्न हुई प्रेरित धाराएं, हैं। आइए बात करते हैं, एक बार इसको अच्छे समझते हैं। भंवर धाराएं किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर, मतलब आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आना है, मतलब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर उसमें भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, लेकिन एक बंद घेरे के रूप में उत्पन्न होती। भंवर धाराएं किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करने पर उस चालक में बंद घेरे के रूप में उत्पन्न हुई प्रेरित धाराएं। क्या है भंवर धाराएं? भंवर धाराएं किसी चालक से बद्ध, जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस चालक में बंद घेरे के रूप में उत्पन्न हुई प्रेरित धाराओं को ही भंवर धाराएं कहा जाता है। एक बात आपको और बता दें, भंवर धाराएं जो हैं पानी में उत्पन्न या जल में उत्पन्न भंवरों के समान होती हैं। जिस तरह से पानी घूमता है, यही कारण है कि इन धाराओं को भंवर धाराएं कहा जाता है। और एक बात आपको और ध्यान रखना है, फोको धाराएं, क्योंकि इनका आविष्कार फोको नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इनको फोको धाराएं कहते हैं। तो इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किस तरह से होगा, भंवर धाराओं के उपयोग क्या है, हानियां और रोकने के उपाय हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक लेंज के नियम की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंज के नियम में हम आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव बता देते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव। खास तौर से लेंज का नियम कहाँ पर यूज किया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में लेंज का नियम कहाँ पर उपयोग किया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में। किसमें किया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में। लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में, लेंज का नियम ध्यान रखना है। लेंज के नियम की सहायता से क्या किया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। और लेंज का नियम दूसरा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है। लेंज का नियम क्या करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है या ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। लेंज के नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में, और लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। आइए बढ़ते हैं लेंज के नियम की ओर। लेंज का नियम क्या है, अब देखिए एक बात आपको हम बता दें कि जो प्रेरित धारा है, अब कोई भी मान लीजिए कुंडली है, अब इसमें क्योंकि आपको पता है मुख्य धारा पहले से बह रही होती है, और यदि आप चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और यदि कुंडली बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगेगी। पर क्योंकि इसमें मुख्य धारा पहले से बह रही है, इसलिए मुख्य धारा पहले से बहने के कारण इसमें जो आपकी
प्रेरित धारा है वो उत्पन्न ही नहीं होना चाहती है। क्यों? बिल्कुल सिंपल है, ये दोनों धाराएं आपस में टकराएंगी। और वैसे भी आप जानते हैं, क्योंकि ये भी धारा है और ये भी धारा है, प्रेरित धाराएं, इनको आप सौतन समझ सकते हैं। सौतन में जलन जिस प्रकार से होती है उसी तरह से मुख्य धारा और प्रेरित धारा में जलन होती है। क्योंकि यहाँ मुख्य धारा पहले से ही बह रही होती है, इसलिए प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होना चाहती। बट आप जानते हैं, यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में, धारा के मान में परिवर्तन, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित धारा को उत्पन्न होना पड़ेगा। मतलब ये उत्पन्न होती नहीं है, इस पर डिपेंडेंट है। इसमें परिवर्तन होने के कारण धारा का मान घटाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर घटेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल घटेगा, प्रेरित धारा का भी मान कम होगा। बढ़ाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर बढ़ेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा, प्रेरित धारा भी बढ़ेगी। पर ध्यान रखना है, क्योंकि कुंडली में आपकी मुख्य धारा पहले से बह रही है, इसलिए जो है प्रेरित धारा उत्पन्न ही नहीं होना चाहती है। तो लेंज का नियम बिल्कुल वही है कि जिसके कारण अब नहीं उत्पन्न होना चाहती, लेकिन ये परिवर्तन होगा तो उत्पन्न होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो प्रेरित धारा है जिसके कारण उत्पन्न होती है उसका विरोध करेगी। क्या करेगी? विरोध करेगी, क्योंकि उत्पन्न नहीं होना चाहती, इसके कारण उत्पन्न हो रही है। तो प्रेरित धारा क्या करेगी? विरोध करेगी। तो ध्यान रखना है, कैसे बताएंगे लेंज का नियम क्या है। ध्यान रखना, चैप्टर का नाम याद रखना है सबसे पहले आपको कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। फिर से एक बार बता देते हैं कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से होती है, मतलब प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार से ली जाती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न हुई है। क्लियर है? तो आप कहेंगे जी सर क्लियर है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा कि इस ट्रिक के थ्रू, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना बहुत ही आसान होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो तत्काल सब्सक्राइब करें, और एक बात आपको और बता दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें और आप लोग पढ़ते रहें। इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी बता देते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम को पढ़ेंगे और उसको पूरी तरह से कंप्लीटली क्लियर करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।